अब पूरी एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई है अमेरिका में और उन्होंने शवाहिद हासिल किए हैं सारे के सारे पाकिस्तान से। अच्छा, ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें मैं आपको ये बता देता हूं कि 25 लोगों के इंटरव्यूज हैं जो बराह रास्त इसके अंदर मुलव्विस हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी फुटेज मौजूद है जो आपने आज तक नहीं देखी। इसमें कुछ ऐसी फुटेज भी है, जब ये रिपोर्ट तैयार की गई तो इसके बैकग्राउंड में कुछ ऐसी फुटेज भी है जो शायद आप आइंदा भी ना देखें, और कुछ ऐसे लोगों ने दी जिन्होंने उसको गायब किया था फुटेज को, और वो वहां पहुंच गई इस शर्त के ऊपर कि आप इसको अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए जरूर देखें, लेकिन आप इसको कभी पब्लिक नहीं करेंगे, ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी। अब मामला ये है कि पूरा का पूरा फॉरेंसिक हुआ है और एक इन्वेस्टिगेशन मौजूद है और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव फर्म हायर की गई थी अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से। इसमें FBI का एक फॉर्मर डायरेक्टर जो है उससे ये सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई गई थी। मैं इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और ये वो डायरेक्टर है जिसने ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू हुआ था कू का, वहाँ पे उन्होंने तहकीकात में इसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की थी। तो ये टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम है, इन्होंने पूरी इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है। अब वो जो बाइडन के टाइम पे तो काम आनी नहीं थी, अब इनकी क्रेडिबिलिटी है। अब ये रिपोर्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये सामने रखी जाएगी स्टेट डिपार्टमेंट के, और इसको दोबारा से लॉन्च किया जाएगा आलमी मीडिया के अंदर और आलमी इदारों के अंदर। इनमें फुटेज भी है, कुछ फैमिलीज के इंटरव्यूज भी हैं, कुछ विक्टिम्स के इंटरव्यूज भी हैं बराह रास्त, और कई ऐसी वीडियोस हैं जो सिर्फ उन्हीं के पास हैं। तो ये नाजरीन एक बड़ी खबर है और ये एक नया हथियार है जिसको ओवरसीज पाकिस्तानी आने वाले दिनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे दिमाग में ये चल रहा है, इसको किस वक्त इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर हमारी एक मीटिंग होगी, हम आपस में इसके ऊपर मुशावरत करेंगे, फिर हम आपको बता पाएंगे कि हमने क्या करना है और कब करना है। आलिया हमजा साहिबा तैयारियां कर रही हैं लाहौर में जलसे के लिए। लाहौर की इंतजामिया इजाज़त ही नहीं दे रही जलसे की। यानी एक तरफ ये कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत है, साथ में ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सबको हुकूक हासिल है। मरियम नवाज रोज़ाना किसी ना किसी तंबू के अंदर चली जाती हैं, जाके वहाँ चंद अपने कारकुन बिठा के, चंद स्टूडेंट बिठा के, माहौल सा बना के सरकारी अफसरों का, तो वहाँ एक जमगट्टा सा लगा के तो कार्रवाई डाल के निकल जाती हैं। अब वो जो कार्रवाई है वो टिकटॉकर्स किस्म की कार्रवाई है, वो कार्रवाई वहाँ डालते हैं और निकल जाती हैं। मकबूलियत तो है नहीं इनके पास, पब्लिक में ये जा नहीं सकते, जब जाएंगे तो इनको लग पता जाएगा। उधर आलिया हमजा जो है वो अंदरून शहर में घूम रही हैं, जहाँ पे उन्होंने हमजा शहबाज को इबरतनाक शिकस्त दी थी, लेकिन जाली फार्म 47 के ऊपर हमजा शहबाज को MNA बना दिया गया। अब आलिया हमजा साहबा ने ये शिकस्त याद रखिएगा जेल से बैठकर दी थी और उनकी बेटी ने और दीगर कारकुनों ने वहाँ पे कंपेन की थी। अब आप इस बात पे आए कि आलिया हमजा साहबा को गिरफ्तार करने के लिए 20-25 पुलिस वाले पहुंच गए, 3-4 डाले शाले लेके वो आ गए गिरफ्तार करना है। तो वहां पे कारकुन इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा जी किसी सूरत हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। फिर पुलिस ने कारकुनों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो आलिया हमजा डट गई, उन्होंने कहा जी मैं यहां से जाऊंगी नहीं जब तक पुलिस नहीं जाएगी, मैं अपने किसी कारकुन को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। तो ये 1 साल के करीब जेल काट कर आने वाली खातून का हौसला है, और वो ये कह रही है कि मुझे फिर पकड़ना है पकड़ लो, मैं अपने कारकुनों को अंदर नहीं होने दूंगी। ये पाकिस्तान के अंदर जो सियासत के डायनामिक्स हैं ना वो बदल रहे हैं। अब कारकुन की अहमियत बहुत बढ़ती चली जा रही है, कारकुनों में शऊर भी बढ़ता चला जा रहा है और कारकुन अपनी ताकत भी पहचान रहे हैं और पुलिस का डर खत्म हो रहा है। गोलियां तक तो चला दी आपने लोगों के ऊपर, तो फिर लोगों को उस तरह खौफ नहीं रहता जैसे लोग पहले खौफजदा हो जाते थे। पुलिस का जो खौफ है वही इन्होंने खत्म करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन एक और बहुत जो बड़ी खबर है वो ये है कि 3 जजेस पहुंचा दिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक जज की खबर आ रही थी, हुकूमत ने 3 जजेस पहुंचा दिए। इनमें से जस्टिस सरफराज डोगर साहब को पहुंचाया गया लाहौर हाई कोर्ट से, और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादम हुसैन सोबरू साहब को पहुंचाया गया, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को बलूचिस्तान से पहुंचाया गया। अब ये 3 जजेस, यानी इस्लामाबाद बार के अंदर कोई ऐसे वकला ही नहीं थे या वहाँ कोई ऐसे जज ही नहीं थे जिनको आप हाई कोर्ट का जज बना लेते। जानबूझकर बाहर से लेकर आएंगे, सीनियर बंदा लेकर जाएंगे, इनमें से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे, और इम्कान वही है कि शायद जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जाए। अब जनाब वहाँ पे अपने 5 जजेस इकट्ठे कर लिए हुकूमत ने। पहले वाले 7 जजेस हैं वो पहले भी खत लिख चुके हैं, 6 जजेस, और उनके मामला आप पहले से जानते हैं। इसमें आपको मैं एक बड़ी अजीब चीज़ बताता हूँ, दो अजीब चीज़ें बताता हूँ। एक तो लाहौर हाई कोर्ट से जो जज लाए गए हैं ना, सरफराज डोगर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये चीफ जस्टिस बन जाएंगे मुबैना तौर पे, इनकी जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, जो फैसले इन्होंने दे रखे हैं, उनकी तादाद लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 59 है, 59। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर तरीन जज हैं
जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था एक्चुअली, अगर 26वीं आईनी तरमीम में ये अदलिया के ऊपर कंट्रोल हासिल ना करते तो जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब की जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं उनकी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 161 है, यानी 102 जजमेंट ज्यादा दी हुई है, दुगनी से ज्यादा जजमेंट दी हुई है उन्होंने। तजुर्बा उनका इतना ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, इन्हें 17 जनवरी को, यानी आप ये समझें कि चंद दिन पहले यानी अब आज जो अब ये वीलॉग सुन रहे हैं 2 फरवरी है, तो यानी 2 हफ्ते भी नहीं हुए इस बात को। 17 जनवरी को इन्हें बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जज लगाया गया और 20 जनवरी को इन्होंने हलफ उठाया, यानी आज से 12-13 दिन पहले इन्होंने हलफ उठाया और 1 फरवरी को लाकर इनको इस्लामाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। अंदाजा करें आप, यानी एक बंदा नया जज लगाया, उसको अपनी अदालत में काम ही नहीं करने दिया गया, उसी को ट्रांसफर करके लेकर आ गए इस्लामाबाद में। यानी इस्लामाबाद में कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं था जिसको इस ओहदे के ऊपर लगाया जाता। अब इस मामले के ऊपर बड़ा शदीद रद्दमल आ रहा है इस्लामाबाद बार में, और दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती के बाद इस्लामाबाद बार कौंसिल की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। आज के दिन 11 बजे हंगामी जर्नल हाउस सेशन तलब कर दिया गया है और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार भी शरीक होंगे और आइंदा के लायामल का ऐलान होगा। वैसे वकीलों ने रोले तो बहुत डाले, काम शाम कोई नहीं किया। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, 26वीं आईनी तरमीम आई तो वकला ने कहा हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के पास होगी। फिर उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह हमारे चीफ जस्टिस हैं, अगर इनका रास्ता रोका गया तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा, वो भी रोक दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के आएंगे, वो भी लग गए बगैर लाशों के ही। सुप्रीम कोर्ट को अगर तकसीम करना है तो हमारी लाशों से गुजरो, वो तकसीम भी कर दिया। और बेशुमार ऐसी चीज़ें की गई। अब दोबारा ऐसे स्टेटमेंट आपको आएंगे, आप सुनेंगे वकला के मुंह से, लेकिन मैं हैरान होता हूं कि वकला की तहरीक चल नहीं रही, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि वकला की तहरीक तब चलेगी जब नौजवान वकला अपने हाथ में मामलात को लेंगे और वो तहरीक चलाएंगे। जो पुरानी की आदत है, उनको बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं तहरीक चलाने के लिए, तो नॉर्मली फंड्स ऐसे अवेलेबल नहीं है। वकला की तहरीक या तो तब चलती है या एस्टेब्लिशमेंट पीछे से इशारा कर दे या फंड्स बहुत ज़्यादा मिल जाए, मैंने तो यही देखा है। और अगर इन चीज़ों के बगैर चलनी होती तो अब तक चल जाती, क्योंकि अदलिया में जितने हमले अब हुए कभी नहीं हुए। अच्छा जी, जुल्फी बुखारी साहब के बारे में एक अजीबोगरीब खबर आपको मैं बताता हूँ। उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया और मुकदमा ये दर्ज किया गया पाकिस्तान में कि लंदन में बैठ के जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तान में जेल तोड़ने का हुक्म दिया है अपने लोगों को, और कोई 10 के करीब दफात लगा दी गई उस मुकदमे के अंदर। यानी मैं हैरान होता हूं कि पाकिस्तान में मुकदमा कर दिया एक बंदा, वो लंदन में बैठ के पाकिस्तान में हुक्म दे रहा है जेल तोड़ दो। इनकी अकल पे मातम करने को दिल करता भी, जाके लंदन में मुकदमा करो अगर तुम सच्चे हो तो। यानी अगर ये सच्चे हो तो वहां पे तो इंसाफ बड़ी जल्दी होता है। अगर हुक्म दिया है, आपके पास कोई सबूत है, तो लंदन में जाके मुकदमा कर दें, वहां पे आप केस जीत जाए। लेकिन क्योंकि ये जाली फार्म 47 वालों की हुकूमत है, तो इनकी FIR है या इनके मुकदमे भी जाली हैं और ये हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। नादरीन, जो लोग इमरान खान साहब को माइनस करना चाहते थे, वो जिन लोगों को लेकर आए, वो जिन्हें लाए, वो लोग अब अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि इमरान खान माइनस नहीं होता। यानी पहले ये लोग कहते थे ना इमरान खान को माइनस कर देंगे, उसके नाम पे क्रॉस लग गया है, इमरान खान जो है वो अब कभी भी नहीं आएगा वापस। तो अब राणा सनाउल्लाह साहब, जिन लोगों को लाया गया, वो राणा सनाउल्लाह साहब उन्हीं में से एक है ना। वो कहते हैं इमरान खान सियासत से माइनस नहीं हो सकेंगे, ऐसे सियासतदान माइनस होते ही नहीं। ऐसे होते तो भुट्टो भी हो जाता, नवाज शरीफ भी हो जाता। तो इमरान खान तो उनसे बहुत सख्त साबित हो रहे हैं। खासतौर पे नवाज शरीफ के हवाले से अगर आप मुकाबला करें तो नवाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान साहब बहुत सख्त साबित हो रहे हैं। नाज़रीन, एक और आपको अजीबोगरीब खबर सुनाता हूं कि सिंध में मेरिट की धज्जियां उड़ाने के बाद, यानी इन्होंने कहा जी PhD वाला बंदा ही नहीं चाहिए, लगाओ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों में, तालीमी इदारों में। इन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेट्स को भी उठा के लगाओ, अगर कोई पिछला ऐसा बैकग्राउंड नहीं है दरसो तदरीस का, फिर भी उठा के लगाओ। तो सिंध में मेरिट की धज्जियां उड़ाने के बाद उनका वजीर धमकी क्या दे रहा है, जरा धमकी सुन लें आप, यहां वीलॉग खत्म करूंगा मैं। वो कहते हैं सिंध के क्रिकेटर्स को मेरिट की बुनियाद पर हक ना मिला तो अपना क्रिकेट बोर्ड अलग बना देंगे। यानी हर चीज के अंदर इन्होंने सियासत करनी होती है। कहते हैं जी सिंध के क्रिकेटर सिर्फ डग आउट में बैठे रहते हैं, यानी बाकी प्लेयर्स को खिलाया जाता है। भाई ये तो टैलेंट की बात है, जो अच्छा खेलेगा वो आगे आएगा,
नग तो पूरे नहीं कर देना, एक सिंध से ले लो, एक पंजाब से ले लो, मे भी सारे के सारे प्लेयर सिंध से आ जाए अगर अच्छा खेलने वाले प्लेयर वहां से निकल आए तो। ये तो डिपेंड करता है टैलेंट के ऊपर। बहरहाल हर चीज के अंदर इन्होंने अपना कोई ना कोई लुच तुलना होता है, और मेरिट की कैसी धज्जियां ये उड़ाते हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।